नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारत अरोड़ा, जो कि भटकल विधानसभा क्षेत्र से संभावित एवं प्रबल विधायक के दावेदार हैं। तो आज इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहला आपसे यही सवाल है, 9 साल जो विधायक के कार्यकाल को हुए हैं, किस तरीके से आप उनके कार्यकाल को देखते हैं? पहले तो आपके सारे व्यूअर्स का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे साथ आप 1 to 1 कर सकें। और दूसरी बात आपने कही कि मैं बड़खल विधानसभा से बहुत ही ज़्यादा प्रबल दावेदार हूं। मैं आपकी जानकारी और आपके व्यूअर्स की जानकारी को एक बार दुरुस्त कर देता हूं। मैं केवल और केवल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और अपने कार्यकर्ता की ही भूमिका को निभाऊंगा। पार्टी मेरे लिए कोई भी आदेश करेगी वो मेरे लिए सिर माथे पर रहेगा। और रही बात बीजेपी के 9 साल किस तरह रहे, देखिए, बीजेपी कहती है बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, और हम लोग स्पष्ट रूप से प्रमाणित रूप से बताते हैं कि बीजेपी के 9 साल शहर फरीदाबाद नहीं बल्कि हरियाणा के बुरे हाल। आपके समक्ष बड़खल की विधायक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जिनको वो बड़खल लेक के नाम से जानती हैं, केवल बातों में ही आपके और हमारे समक्ष है। मेरे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे 3 साल पहले मैंने खुद बड़खल लेक पर जाकर देखा, और अब भी मैं लगातार जाता हूं, देखता हूं उस काम को, क्योंकि बातों से किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक धरातल पर उसका काम ना हो। अब एसटीपी का प्लांट बिल्कुल रेडी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मगर फिर भी अगर बड़खल विधानसभा की जनता को कुछ भी मिल रहा है तो आज तक भी, आज हम लोग 8 जनवरी 2024 में जी रहे हैं। आज हमारी और आपकी जो वार्ता हो रही है 8 जनवरी 2024 को हो रही है। तो देखिए, मैं सारे व्यूअर्स को, सारे बड़खल के जो हमारे लोग हैं उनको, और बल्कि ना केवल बड़खल के बल्कि पूरे हरियाणा के लोगों की जानकारी में एक बार डालूंगा। लगातार बड़खल लेक के नाम पर फरीदाबाद को कुछ मिला तो केवल तारीख। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का अवार्ड शहर के पूर्व महापौर श्री अशोक अरोड़ा जी ने 2011 में, देश की महिला राष्ट्रपति उस समय की हमारी प्रतिभा पाटिल जी थी, बॉम्बे गए थे मेयर साहब, और उन्होंने वहां पर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का अवार्ड लाकर दिया। 2016 के अंदर फिर एक बार फरीदाबाद को दूसरे चरण में दोबारा स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में रखा गया। आप देखिए, 2011 से लेकर और 2000 जो हमारा 14 तक का टाइम था मेयर साहब का, मेयर साहब 9 जून 2010 को मेयर बने थे, और 2015 तक का जो उनका टाइम पीरियड था, तब के विकास कार्यों की आप बात करें श्री अशोक अरोड़ा जी के, और आप उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद चुनाव हुआ था, तो बीजेपी के निगम के जो 5 साल के मेयर हैं या हमारे 9 साल के जो हमारे विधायक हैं, इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा अंतर लोगों के समक्ष आया। फरीदाबाद में अगर आरएमसी की बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से फरीदाबाद के हर गली हर मोहल्ले को आरएमसी के जाल के साथ लामबंदित किया गया। पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात थी तो भी हुड्डा साहब के आशीर्वाद के साथ हर पार्क सौंदर्यीकरण करने के लिए लगातार फंड्स प्रोवाइड करते रहे। और यहां तक कि सीवरेज सिस्टम की अगर बात थी तो 2022 में हमने और आपने, फरीदाबाद की जनता ने, पूरे फरीदाबाद ने बीजेपी के विकास की गंगा हर गली हर चौराहे पे सीवरेज के पानी के रूप में बहती हुई देखी। पूरा फरीदाबाद त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, मगर बीजेपी के पार्षद, विधायक और सांसद, क्योंकि उस समय निवर्तमान पार्षद थे, निगम भंग हो चुका था, तो सभी लोग केवल बातें बना रहे थे। आज जब हम बात करते हैं बड़खल विधानसभा के सीवरेज सिस्टम को लेकर, तो हम अखबारों के माध्यम से आप सभी ने कई बार देख लिया कि इस बार 153 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए दोबारा पास हुए, उससे पहले भी पास हुए। अगर ये सब अमाउंट्स पास हो चुकी हैं, ये सैंक्शन हो चुकी हैं, फाइल्स वगैरह सारी रेडी हो चुकी हैं, तो मैं मौजूदा विधायक जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि यह शुभ कार्य कब शुरू होंगे। ये शुभ कार्य शुरू ही नहीं होंगे। कारण है क्योंकि अखबार में बयान दे देने से
और जमीन पर काम शुरू करवाने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हर व्यक्ति अशोक अरोड़ा जी की तरह नहीं हो सकता, हर व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि अशोक अरोड़ा जी जब शहर के महापौर के पद को संभाल रहे थे तो उस समय फरीदाबाद के 35 वार्ड थे, 35 वार्ड थे। और आपको मैं जानकारी में डालूं, आपके व्यूअर्स की जानकारी में डालता हूं कि उस समय बीजेपी के केवल 4 पार्षद होते थे और वह 4 पार्षद कभी भी, जो मैं आपकी चैनल के माध्यम से नाम भी बता दूंगा, ओम प्रकाश रक्षवाल जी उस समय पार्षद थे, अजय बैसला जी पार्षद थे, हमारी दिनेश अदलखा जी की मम्मी शायद द्रौपदी अदलखा जी उनका नाम है, माता जी का नाम की मुझे गलती हो सकती है, वो थे, और हमारे एसडीएम नगर वाले सतीश जी थे। ये 4 लोग उस समय भी पार्षद बीजेपी के थे। आप समझिएगा 35 में से 4 पार्षद थे और उसके बावजूद भी, और उस समय कृष्णपाल जी सांसद नहीं थे, विधायक की भूमिका में थे, मगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक ही बात, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा में सरकार थी और फरीदाबाद की निगम को जब मेयर साहब संभाल रहे थे, तो उन 4 पार्षदों को भी समान रूप से, उस वार्ड की जनता को भी समान रूप से विकास कार्य मिले। सर, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो देखिए अन्य दावेदार भी हैं विधायक के, तो आप उनसे किस तरीके से बेहतर है? देखिए, बड़ा खुश नसीब होऊंगा मैं अगर कांग्रेस पार्टी पंजाबी परिवार के नाते, पंजाबी बच्चा होने के नाते मेरे सिर पर हाथ रखती है, हमारी आला कमान अगर मेरे सिर पर हाथ रखती है, तो बिल्कुल मुझसे बेहतर भी हैं, मुझसे कमजोर भी हैं, मगर कहीं भी मैं ये कहूं कि मैं औरों से अलग क्यों हूं, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह प्रमाणित करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं जिस परिवार से आता हूं वो पंजाबी परिवार है, और जिस असेंबली की, जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, ये बड़खल विधानसभा है, 87 इसका कोड है, बड़खल विधानसभा 87 के नाम से संपूर्ण हरियाणा में इसको पहचाना जाता है। और यहाँ की जो लोकल हमारी आबादी है, ये क्षेत्र पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 1,30,000 पंजाबी लोग रहते हैं, 1,30,000 के लगभग पंजाबी वोटर हैं। तो हमारे पंजाबियों में एक बात और होती है कि जिस बिरादरी का कोई सरदार नहीं होता, उस बिरादरी का कोई किरदार नहीं होता। तो हमें पूरे हरियाणा के अंदर हम लोग 17 सीटों पर होते थे, आज धीरे धीरे हमारे पंजाबी समुदाय का राजनीतिक पतन हो रहा है। विकास की दौड़ में हम आज भी सबसे आगे हैं, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें आप, चाहे सोशल एक्टिविटीज की बात करें आप, चाहे आध्यात्मिक एक्टिविटीज की बात करें आप, चाहे लोगों के दुख और सुख की बात करें, मगर कहीं ना कहीं हमारे समाज का राजनीतिक पतन हुआ है। तो उसी के नाते मैं ये चाहूंगा कि हमारे पंजाबी परिवारों के सभी बच्चे जो आज बिजनेस में भी हैं, जो आज आध्यात्मिक फील्ड में भी हैं, जो आज सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, उनको भी अपने समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मैं भारत अरोड़ा ही क्यों, मेरे समाज के और भी लोग पंजाबी समाज के आएं और अपनी बात को रखें, क्योंकि हम लोग अगर अपनी विधानसभा के लिए बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले कल के अंदर हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कुछ बात कर सकेंगे। और एक समय था कि आप जाते थे, हर क्षेत्र में आपको पंजाबी लोग मिलते थे, पंजाबी मतलब कि निगम के अंदर मिलते थे, आपको तहसीलों में मिलते थे, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में मिलते थे। आज ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो सोचने का नजरिया है वो बदल गया है। मैं अपने सारे पंजाबी समुदाय के मेरे हम उम्र साथियों से और अपने बड़े बुजुर्गों से ये अपील भी करूंगा कि अपने परिवारों के बच्चों को राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जरूर लेकर आएं। चलिए सर, मान लीजिए टिकट मिल जाती है जी, जनता क्यों वोट दे? जनता क्यों वोट दे, बहुत ही सुंदर बात करी आपने। देखिए जी, जनता वोट इसीलिए करे क्योंकि मैंने कभी भी अपने पिता के नाम के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि जिससे मेरे पिता का नाम खराब हो। मेरी हमेशा एक ही कोशिश रही कि मेरे पिता का नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके 5 साल के विकास कार्य, चाहे वो आरएमसी की बात करें, चाहे हम सीवरेज सिस्टम की बात करें, चाहे लोगों के घर तक जल पहुंचाने की बात करें, क्योंकि मैं खुद रात को 3-3 बजे तक लोगों के घर जब कभी पानी की समस्या आई गर्मियों के दिनों में,
तो मैंने खुद लोगों को उठाकर, जिनके फोन आए थे रात को 3 बजे भी, निगम के द्वारा प्रोवाइड किए हुए सरकारी टैंकर को लोगों के घरों तक पहुंचाया। पार्कों के सौंदर्यकरण को लेकर हमारे पिताजी ने बहुत काम करे, और सबसे बड़ा काम आप देखिए कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का जो अवार्ड मिला, जो बीजेपी आज 2024 में ये बात कहती है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत तो केवल कुछ हिस्सा आता है। तो आप समझिए, जिस स्मार्ट सिटी का अवार्ड आदरणीय पूर्व मेयर साहब श्री अशोक अरोड़ा जी ने 2011 में ले लिया, आप 2024 तक भी केवल बातें करते रह गए और कुछ हिस्सा ही डिफाइन कर पाए कि ये है। सर, जनता आपको प्यार देती है और विजय बना देती है, तो कौन सा एक कार्य है जो आपके नजरिए में आपको सबसे पहले करवाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जहां तक मेरा मानना है, हमारी बड़खल विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग डार्क जोन में आ रहे हैं। हमारे पास पीने का पानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमें इसको लेकर बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। हमारी बड़खल विधानसभा, खासकर मैं इसको आइडेंटिफाइड इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पुराना आजादी के बाद जब फरीदाबाद बसा था और ये हमारी एनआईटी विधानसभा होती थी, ये सीवरेज सिस्टम उस समय का डला हुआ है। आज भी वही 10 इंच की लाइन डली हुई है, 8 इंच की लाइन डली हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब रिप्लेसमेंट होने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, सीवरेज की समस्या हमारी सबसे बड़ी, जो 2 मुख्य समस्याएं हैं, हमारे बड़खल के अंदर मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। जो नल तक जल जाता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं जाता, जिसका टीडीएस बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ आप समझिएगा, यहाँ का जो सीवरेज सिस्टम है, अब कुछ दिनों से, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, जब आपको ऑन रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास कई बार मैंने निगम कमिश्नर से, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी कि जब तक सीवरेज सिस्टम नहीं नया डलता, तब तक आप इन सीवरेज लाइंस की सल्ट को निकलवाकर बकेट मशीन के द्वारा, मेरे कई बार आप देखते होंगे ऑन रिकॉर्ड बयान हैं। तो अल्टीमेटली ये समस्या जो हम लगातार इनको याद दिला रहे थे, इस तरीके से हम फिलहाल इसका समाधान पा सकते हैं। आज मौजूदा विधायक जी ने इस फाइल को पास करवाया और बड़खल के NIT 1, NIT 2 के डिसल्टिंग का काम शुरू हुआ है। तो आप समझिए ये आज शुरू हुआ, क्योंकि और 4-5 महीने में चुनाव हैं। तो क्या हर चीज हम चुनाव के मद्देनजर करते रहेंगे? ये एक गलत बात है। ये सारा पैसा टैक्स पेयर्स का है, ये सारा पैसा बिरादरी का है। जो निगम के अधिकारी सैलरी लेते हैं, जो विधायक जी अपने फंड में से सरकारी कामों के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, देखिए लोगों का पैसा लोगों को देने में क्या शर्म कभी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जी बोलिए सर। लोगों का पैसा लोगों को रिटर्न करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लोगों ने आपको टैक्स के रूप में पैसा दिया था फैसिलिटीज लेने के लिए। फैसिलिटीज क्या चाहिए? अच्छा जल, अच्छा रहन सहन, अच्छे पार्क, अच्छा सीवरेज सिस्टम। क्या मिला? क्या ये सच्चाई है बड़खल की? जी सर, अक्सर हम देखते हैं ना, कांग्रेस में एक गुटबाजी बनी रहती है जी। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपस में एक मेल होना चाहिए, तभी आगे कुछ फ्यूचर में बनता है, लेकिन आपस में ही गुटबाजी रहे तो कैसे चलेगा? मेरी छोटी बहन, आपकी जानकारी में एक बात डाल दूं। आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं आपके मन का एक वहम है। कारण है कि हमारे रामचरितमानस में एक बहुत प्यारी सी लाइन आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। कहने का केवल एक अर्थ है, यदि हम कमियां निकालने पर आए तो कौन सी ऐसी जगह है जहां कमियां नहीं निकलती, और जहां हम देखते हैं कमी नहीं है तो भी यदि किसी के मन में है। आप देखिए, कई बार कहा जाता है कि जी वो रास्ते में हम जा रहे थे और चेकिंग हो रही थी, आधे लोग तो रास्ते में से वापस काट लेते हैं। बेशक उनके पास पूरे अपने वाहन के कागज होते हैं, सब कुछ होता है, बट कभी कभी उनके मन में एक वहम रहता है कि ऐसा तो नहीं कि गलती से हमारा चालान कट जाएगा, भाई उसने काटना है तो काटना है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह कमियां निकालने की बात है। कांग्रेस एकजुट थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद के साथ संपूर्ण कांग्रेस एक है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे 2024 के अंदर आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, और कांग्रेस एकजुट होकर 2024 के विधानसभा चुनाव को, 2024 के लोकसभा चुनाव को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेगी। और डेफिनेटली इस बार आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के भी अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ताओं से कुछ खास अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल। कल फरीदाबाद के अंदर 2 नंबर लखानी धर्मशाला में
हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी व हमारे सभी लोकल नेता इसमें शिरकत करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों से, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी अपनी पूरी टीम के साथ अपने सभी साथियों को लेकर जाऊंगा। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखानी धर्मशाला में सुबह 11 बजे आप लोग पहुंचे, ताकि कहीं भी यदि किसी के भी मन में एक छोटा सा भी बिंदु रह जाता है कि कमजोर है कांग्रेस, तो उसके मन के गुबार को हम अपनी स्ट्रेंथ के जरिए, हम अपनी संख्या के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कर दें कि कहीं भी फरीदाबाद में, ना केवल फरीदाबाद में, हरियाणा में, ना केवल हरियाणा में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस बहुत मजबूत है।